Hello, students. Welcome to Geno IAS. I hope that all of you are doing great in your lives. आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी और इसके साथ साथ आप अपने सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम जीनो आईएएस की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं इस हमारे सेशन में। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप आज के सेशन की बात करो तो आज के सेशन में हमारे पास 8 ऐसे न्यूज़ टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है आज, ये जो आर्टिकल रहेगा प्लेसेस इन न्यूज़ का जो स्लाइड हमारा रहेगा, इसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो आज के न्यूज़पेपर में आई हुई है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ एक नया इनिशिएटिव अबाउट धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो कल की डेट में लॉन्च हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है इसको। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये असल में है क्या। देर आर 3 आर्टिकल्स जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मीन्स परस्पेक्टिव से। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आईटी रूल्स के रिगार्डिंग, और जो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन आया था अबाउट दी स्टैंडिंग द फैक्ट चेक यूनिट एज नल एंड वॉइड, उसके ऊपर अभी आज एडिटोरियल एक आया है विच गिव्स अस एन अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द सेम स्टोरी। फर्दर वी विल सी टू थिंग्स। एक तो हम चाइना और वियतनाम का एंगल देखेंगे, और दूसरा हम वियतनाम प्लस इंडिया के रिलेशंस भी देखेंगे आज। ठीक है। इसी एक एडिटोरियल में हम ये दोनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वी विल सी फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल प्लस जो हमारे पार्ट 21 में बहुत सारे प्रोविजंस है स्पेशल स्टेट्स को लेके, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे इंडिया में है। ये क्या चीज होती है, कैसे ओरिजिन हुआ, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से यहाँ पे क्या ओरिजिन, क्या हम रेफरेंस लेते हैं, और वहां से इसको कैसे अडॉप्ट किया गया, और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के असल में प्रोविजंस क्या है। इतना ही नहीं देखेंगे, ये भी देखेंगे कि इसके बाद हमें रिफॉर्म्स की कितनी ज्यादा जरूरत है इन दो शेड्यूल्स को लेके, और लद्दाख क्यों डिमांड कर रहा है इन सब चीजों की। इसके बाद वी विल जस्ट हैव अ क्विक लुक एट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, जिसमें अभी अभी रिसेंटली रिफॉर्म्स भी आ रहे हैं, और अब एक और डिमांड आ रही है कि डिसेबल लोग जो जिनको हम बोलते हैं दैट दे आर स्पेशली एबल्ड लोग, इनको भी एक्सेस मिलना चाहिए इस स्कीम का, irrespective ऑफ देयर इनकम क्राइटेरिया। वी विल ऑल्सो रिवाइज द जो पूरे सागर की परिक्रमा होती है, सरकम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब, इसका दूसरा एक्सरसाइज होने वाला है। दो हमारे नेवी के कैप्टन यहाँ पे जाने वाले हैं। कौन कौन जाने वाला है ये देखेंगे। इसराइल ने यूनाइटेड नेशंस के चीफ सेक्रेटरी को, जनरल सेक्रेटरी जो एंटोनियो गुटेरेस है, उनको डिक्लेयर किया है परसोना नॉन ग्रेटा। हु इज दिस परसोना नॉन ग्रेटा, इसका मतलब क्या होता है, और अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। प्लेसेस इन न्यूज, बी विद मी, आई विल टेक यू टू दोज प्लेसेस ऑल्सो। चलिए, वी विल बिगिन today's discussion with word of the day. आज का वर्ड है curtailment. What do we mean by curtailment? Curtailment is to decrease or to downsize. For example, आपके एक्सपेंडिचर लास्ट मंथ का 15,000 रुपये था, आपका जेब खर्ची या पॉकेट मनी आपका 15,000 रुपये लास्ट मंथ का था। आपने इस बार बोल दिया कि मैं इस बार 14,000 ही करूंगा, सो यू आर कर्टेलिंग ऑन योर एक्सपेंसेस। ठीक है, यू आर कर्टेलिंग डाउन और विड्रॉइंग डाउन और विथ होल्डिंग सम ऑफ योर एक्सपेंसेस। ठीक है। और यू कैन ऑल्सो यूज दिस स्टेटमेंट दैट विड्रॉइंग सम बुक और राइटिंग फ्रॉम पब्लिकेशंस और सर्कुलेशन, कि आप कर्टेल कर रहे हो जो आप असल में पब्लिश करना चाहते थे, जो किताब या एडिटोरियल में आप लिखना चाहते थे, उसमें से आपने कुछ हिस्सा निकाल दिया और कर्टेल कर लिया, उसको नहीं सर्कुलेट होने से रोका। ठीक है। कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स कॉजेज आउटरीच। कर्टेलमेंट ऑफ फ्रीडम मतलब दे आर नॉट अलाउड टू मेक फ्री चॉइसेस। ठीक है। तो इस वर्ड को आप याद करेंगे और इस वर्ड को आप अपनी वोकेबलरी में यूज करेंगे। चलिए, हम अपना ट्रेडिशन बरकरार रखेंगे, हमारी जो परंपरा है ये हम बरकरार रखेंगे। हमारी परंपरा में सबसे पहले इस न्यूज एनालिसिस में पहला जो चीज हम डिस्कस करते हैं वो होता है यूपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू। ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने 2024 जो हमारा रीसेंट मोस्ट प्रीलिम्स हुआ उसमें पूछा गया था। अब अगर आप देखो तो ऐसी चीज है जो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से ही आई है, ये कोई भी बोल सकता है। बट ऐसी चीज क्यों पूछी गई कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स
कौन कौन से है? विच ऑफ द अबव एयरपोर्ट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये चीज क्यों पूछी जाएगी? किस सिलेबस के किस पार्ट में ये आता है? तो अगर आप इसको लिंक करना चाहो, ठीक है, ये लिंकेज क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको लिंक नहीं कर पाए ना, तो आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को लिंक नहीं कर पाओगे अपने सिलेबस के साथ। तब आपको समझ ही नहीं आएगा आप न्यूज़पेपर क्यों कर रहे हो। ये जो आर्टिकल है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल डीलिंग विद टू मेन सब्जेक्ट्स और टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर सिलेबस। वन इज ज्योग्राफी, अनदर इज इकोनॉमी। ठीक है। पर्टिकुलरली ज्योग्राफी में अगर आप देखो तो ये ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है और उसमें भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है। अगर आप देखो तो एयरपोर्ट्स, है ना, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, और लास्ट टाइम कंटिन्यूअसली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल न्यूज में था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर न्यूज में था, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर न्यूज में था। तीनों पे क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पे का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये ग्रीन फील्ड है या नहीं है। सी, मेन पॉइंट क्या है, विजयवाड़ा ग्रीन फील्ड नहीं है, कुशीनगर डोन्यो पोर्ट एयरपोर्ट जो है ये दोनों ग्रीन फील्ड है। बट डू यू थिंक कि यूपीएससी आपको हर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पूछेगा? या फिर वो आपको बस वो प्रोजेक्ट्स पूछेगा जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है? एक्चुअल में इंपॉर्टेंट क्या है? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों क्यों है? क्योंकि एयरवेज की कनेक्टिविटी हमारे फंडामेंटल ज्योग्राफी का पार्ट है। इतने सारे न्यूज आर्टिकल्स आए थे पूरे के पूरे एयरपोर्ट्स और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर, जो लास्ट टाइम यूपीएस पूरे देश में रिवाइवल हुआ था। ग्रीनफील्ड मतलब नए प्रोजेक्ट एयरपोर्ट्स जो है बन रहे थे। ठीक है। दोन्यू पोलो एयरपोर्ट, हर एक एयरपोर्ट न्यूज में था। बट डू यू थिंक कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है इसलिए पूछा गया? ग्रीन फील्ड तो हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, एयरपोर्ट ही नहीं है ग्रीन फील्ड। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हमारे पास बहुत सारे हैं जो ग्रीन फील्ड होते हैं। डज दैट ग्रीन फील्ड मेक इट इंपॉर्टेंट, और इट इज एयरपोर्ट दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट? द मेन रीजन इज इट इज एयरपोर्ट। पिछली बार जब पोर्ट्स का क्वेश्चन आया था, जेएनपीटी का क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी सेम चीज पे आया था, दैट इट इज अ पोर्ट, है ना, वो इंटरनेशनल पोर्ट है। उसने पूछा कौन सा प्राइवेटाइज हो गया है पोर्ट? Do you think all the things which get privatized are important? No. The things which are basic to our geography, they are important. What is basic to our geography? The airport, the port, the roadways, the railways, that are important for our basic fundamentals of geography. ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12 अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो तो उसमें सारी चीजें दी हुई है, बट पास्ट की, प्रेजेंट की अभी चीजें थोड़ी बहुत आपको अपडेट खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो आगे। क्वेश्चन को अगर देखना है अच्छे से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्मुलेट किया था ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पॉलिसी, 2008 की ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी के अंदर दो चीजें आती है, वन इज साइट क्लियरेंस, अनदर इज इन प्रिंसिपल अप्रूवल। और रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था 21 न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को। ठीक है। जिसमें मोपा गोवा में है, नवी मुंबई में है, शिरडी में है, सिंधु दुर्ग में है, दबरा में है। ये सारे पोर्ट्स को यहाँ पे मिला था। विजयवाड़ा इज नॉट अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। डन। चलो नेक्स्ट, लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। पहला जो हमारा स्कीम है, पहला जो हमारा आर्टिकल है, दिस टॉक्स अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर ऑन वेंसडे लॉन्च धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। दिस इज अ पैकेज फॉर बेसिक स्कीम सैचुरेशन इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस। 550 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम इंप्लीमेंट होने वाली है। इस स्कीम के अंदर दो चीजें हैं। पहला है दैट ये जो पैकेज है दिस विल कोइंसाइड विद जो हमारे पास ऑलरेडी एक स्कीम पेंडिंग है। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये एक स्कीम है जो चल रही है, उसी के साथ ये एक और प्रोविजन आ गया है, एक और स्कीम आ गई है, नाम आ गया है दूसरा। ठीक है। धरती अब्बा किसका नाम था? बिरसा मुंडा का नाम था। ठीक है। जो कि एक मुंडा, और जिनको हम बोलते हैं ना कि बिरसा मुंडा वॉज अ प्रॉफिट फॉर मुंडाज। वाई वॉज ही अ प्रॉफिट? बिकॉज ही वॉज बींग वर्शिप्ड एज धरती अब्बा, है ना। और उसी ने रेवोल्यूशन लाया, दैट मुंडा रिवोल्ट एंड ऑल। मुंडा रिवोल्ट भी यूपीएससी पूछ चुका है एक बार। ठीक है। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में। 19th सेंचुरी में ही स्टूड अप एंड ही स्टार्टेड दिस मुंडा रिवोल्ट। ठीक है। देर आर 25 इंटरवेंशंस जो इस धरती अब्बा स्कीम के अंदर होंगे।
25 इंटरवेंशंस में बहुत सारे स्पेशल वेलफेयर पैकेजेस लेके आया जाएगा, और 5 साल तक के लिए ये स्कीम होगी। ठीक है, 79,000 करोड़ रुपीज की ये का इसका आउटले है 5 साल का। ये याद रखना, 1 साल का नहीं है। कितने करोड़ का है छोड़ दो, वो चीज नहीं चाहिए हमें। दो चीजें यहाँ पे पता चली, पहला धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, दूसरा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब समझते हैं ये दोनों चीजें हैं क्या। तो जो ये जनजातीय और जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, जो पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को लॉन्च किया है, कल की डेट में, इसमें होगा क्या, 63,000 ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस जो है, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में वहां चल रहे हैं, उनके लिए बजट में एक स्पेशल फोकस में आ रहा है कि 79,000 करोड़ रुपीज जो है, इनके लिए बजट अलोकेट किया जा रहा है अगले 5 साल के लिए। अब इसमें क्या होगा, 25 ऐसी स्कीम्स लेके आई जाएंगी जो इंटरवेंशन स्कीम्स होंगी। अब किया क्या जाएगा, जैसे एकलव्य स्कूल होते हैं हमारे यहाँ, उनकी फाउंडेशन डाली जाएगी। लाइक ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड 40 न्यू एकलव्य स्कूल्स। ठीक है, वहीं पे जितनी भी ट्राइबल मल्टीपर्पज, हम बात करें मल्टीपर्पज सेंटर्स की, हम बात करें पीएम जनमान की, आंगनवाड़ी सेंटर्स की, हॉस्टल्स की, स्कूल्स की, ये सब चीजें यहाँ पे इस स्कीम के अंदर कंबाइनली जो है एक प्लेटफॉर्म अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आने वाली है अब। तो मतलब क्या है इस चीज का, कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको हम अम्ब्रेला इनिशिएटिव बोल सकते हैं। ठीक है, और 80,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ 40 एकलव्य स्कूल्स को पीएम ने इनॉग्रेट किया है, और 25 ईएमआरस और 25 जो स्कूल्स हैं उनका फाउंडेशन स्टोन भी रखा है, और आगे जाके वो बनेंगे। किस लिए बनेंगे, और इनको पीएम जनमान योजना, दैट इज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, उसके अंदर इनको बनाया जाएगा। ठीक, चलिए, अब समझते ये हैं कि ये प्रधानमंत्री अ, जो ये जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसके अंदर क्या होने वाला है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर ट्राइबल फैमिलीज इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। कौन सी स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक, तो 60-40 का रेशियो रहने वाला है यहाँ पे। टारगेट एरिया एंड कवरेज, इट विल कवर 550 डिस्ट्रिक्ट्स, और कहाँ कहाँ पे, बस एक जगह नहीं, 30 स्टेट्स में। ठीक है, 30 स्टेट्स में ये जाने वाला है। इट विल कवर 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग फ्रॉम 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। 2011 की सेंसस के हिसाब से हमारे पास एसटी की जो पॉपुलेशन है, दैट इज अराउंड 8.6%। जो हमें याद रखना है नंबर, दैट इज 8.6% जो हमारी पॉपुलेशन है ट्राइबल्स की। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड प्रोवाइड करना ट्राइबल कम्युनिटीज को। इसका मेन गोल रहेगा वो 25 जगह पे इंटरवेंशंस करने हैं। 25 जगह पे इंटरवेंशंस का मतलब मेरा क्या है, कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, लाइवलीहुड, हर एक छोटी छोटी चीज को यहाँ पे इंटरवेंशन बोला जा रहा है। ठीक है, और दीज विल बी इम्प्लीमेंटेड बाई 17 मिनिस्ट्रीज। चाहे इनका लाइवलीहुड हो, चाहे इनकी नौकरी हो, चाहे इनके कुछ लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हो, डीएसीज का कोई प्रोविजन हो, टीएसी का कोई प्रोविजन हो, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कोई प्रोविजन हो, या उनके पावर्स देना हो, ये सारी चीजें यहाँ पे टेक केयर की जाएंगी। अब उतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, ये आर्टिकल को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दैट हमारे पास जो फैक्ट चेक यूनिट था, है ना, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया था अभी रिसेंटली एक जजमेंट में। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में हुआ क्या था, अगर आपको पता हो, तो बेसिकली इट इज आईटी रूल्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत स्टोरी देता हूँ, बैकग्राउंड स्टोरी। आईटी रूल्स 2021 में आए थे, इनको अमेंड किया गया था 2023 में। 2023 के जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अमेंडमेंट लाया, और पार्लियामेंट के अमेंडमेंट के हिसाब से यहाँ पे हुआ ये, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिट बनाएगी जिसका नाम होगा फैक्ट चेक यूनिट। ये काम करेगा अंडर पीआईबी। ठीक है, अब ये फैक्ट चेक यूनिट क्या काम करेगा, इसका काम एक ही होगा कि सोशल मीडिया पे या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर कोई कंटेंट ऐसा डला हुआ है, कोई मैसेज ऐसी डली हुई है जो नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना ही बताऊंगा, जो नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए,
उसके रीजन से दैट इट विल फ्लैग इट, क्या या तो ये फॉल्स है, या तो ये फेक है, या तो ये मिसलीडिंग है। ये तीन टर्म्स जो है हमारे एक्ट में आ गए। ठीक है, 2023 के अमेंडमेंट रूल्स के अंदर आ गए कि फैक्ट चेक यूनिट के पास ये पावर होगी कि वो फ्लैग करेगा ऐसी किसी भी कंटेंट को। बट इस चीज को चैलेंज किया गया 10 अप्रैल 2023 में ही, जो ही ये अमेंडमेंट आया। कुणाल कामरा और बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैगजीन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इसको जो है चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक डिवीजन बेंच बैठा, दो जजेस का डिवीजन बेंच बैठा, जिनने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया। एक ने बोला कि नहीं, ये फैक्ट चेक यूनिट जो है वैलिड है, हो सकता है प्रॉपर ऑडिट के लिए और प्रॉपर फॉल्स न्यूज़ को प्रोपोगेट होने से, फेक न्यूज़ को प्रोपोगेट होने से बचाने के लिए ये फैक्ट चेक यूनिट वैलिड है। बट वहीं पे दूसरे जज ने बोला कि नहीं, ये वैलिड नहीं है, इट शुड बी डिक्लेयर नल एंड वॉइड। इसीलिए दोबारा से इसको एक यू कैन से देर इज अ टर्म दैट वी यूज इन जुडिशरी, ठीक है, जिसको बोला जाता है दैट स्प्लिट जजमेंट, है ना। स्प्लिट जजमेंट हो गया तो उसके बाद एक दोबारा से ये जज बिठाए गए और दोबारा से इस केस को ओपन किया गया। इसलिए ओपन किया गया ताकि जो ये जजमेंट है इसको बैलेंस आउट किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे जस्टिस चंदूरकर, उन्होंने जजमेंट दिया और उन्होंने बोला दैट दिस फैक्ट चेक यूनिट इज नल एंड वाइड। ठीक है, और इस चीज के बाद ये अब होगा क्या, अब अगर उन्होंने बोल दिया ये नल एंड वाइड है तो फैक्ट चेक यूनिट स्टेज नाउ, इट इज अंडर स्टे। अब ये इम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने जो वर्डिक दिया उसके बाद ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बट अब होगा क्या, अब दो चीजें हैं, या तो उनका ओपिनियन जो है वो सेटल हो जाएगा और मैटर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा और गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगी, या तो फिर इस इशू को अपील किया जाएगा बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और ऑलरेडी सिमिलर टाइप ऑफ इश्यूज आर पेंडिंग बिफोर दिल्ली एंड मद्रास हाई कोर्ट। सो इसीलिए अब इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस इशू विल गो टू दी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इशू को थोड़ा सा और समझते हैं, है ना। मेन प्रोविजन कौन सा था आईटी रूल्स का, इट वाज 2021 के आईटी रूल्स, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। ठीक है, आईटी रूल्स 2021, इसके अंदर जो प्रोविजन था दैट वाज बेसिकली दिस आईटी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2023, जिसके अंदर ये फैक्ट चेक यूनिट आया था। फैक्ट चेक यूनिट बनाया गया था 2021 के अंदर, ठीक है, बट रूल्स को अमेंड किया गया था 2023 में। डन। अमेंडमेंट से क्या हुआ, इट एक्सपेंडेड द टर्म, 2023 में फेक न्यूज वाला टर्म ऐड किया गया है टू इंक्लूड द गवर्नमेंट बिजनेसेस ऑल्सो। ये दो चीजें याद रखनी है, 2023 का जो अमेंडमेंट था उससे दो चीजें और ऐड की गई है, वन है फैक्ट न्यूज, अनदर इज फेक न्यूज, अनदर इज गवर्नमेंट बिजनेस। व्हाट डिफाइंस द पावर ऑफ फैक्ट चेक यूनिट, इट इज दैट फैक्ट चेक यूनिट के पास ये पावर रहेगा कि वो फ्लैग करेगा फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग फैक्ट्स को। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अगर फैक्ट चेक यूनिट ने ऐसा बोल दिया किसी भी न्यूज़ आर्टिकल को, किसी भी पोस्ट को सोशल मीडिया पे कि ये या तो फेक है, फॉल्स है या मिसलीडिंग है, तो उसके बाद ये जिम्मेवारी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी की रहती है। व्हाट इज इंटरमीडियरी, लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, दीज आर कॉल्ड इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरी पे एक साइड से आप देखो, देर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देर आर यूजर्स दोनों, और देर आर सम पीपल, अदर पीपल ऑल्सो, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, और देर इज लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी ऑल्सो, एंड देर इज दिस सोशल मीडिया इंटरमीडियरी ऑल्सो, जो ये सब लोग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये फ्लैग कर दिया कि कोई कंटेंट जो है वो फेक है, तो ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है इसकी अब रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये अपना ये कंटेंट इस प्लेटफॉर्म से हटा दे। ठीक है, इट नीड्स टू पुट दिस कंटेंट डाउन, अब इसको हटाना है। अब अगर ये कंटेंट हटाना है तो व्हाट डज दिस मीन, कि जिस यूजर ने इसको पोस्ट किया था उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच गया। ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गया। देयरफॉर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड सब क्लॉज बी दोनों यहाँ पे वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 21 ये भी वायलेट हो रहा है। तो ये दोनों आर्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला दैट दिस इज नल एंड वाइड, क्योंकि ये इस चीज को वायलेट कर रहा है इन आर्टिकल्स जो कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स हैं। अब ये वायलेट क्यों कर रहा है, पहले ये समझना है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट में ये बोला गया साफ कि अगर आप कोई लॉ लेके आते हो विच लिमिट्स, ये टर्म्स याद रखनी है, विच लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, एनी लॉ विच लिमिट्स एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट लॉ मस्ट बी स्पेसिफिक इन नेचर। आपको बिल्कुल क्लियर कट वर्ड्स में उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कितना लिमिट करेगा, कहाँ पे लिमिट करेगा। ठीक है, अगर वो लिमिटेशंस आप बिल्कुल स्पेसिफिक वे में डिफाइन नहीं करते हो, देन इट मींस कि वो वेग है। अगर कोई भी ऐसी टर्म वेग होती है और वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करना चाहती है या फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करना चाहती है और वो वेग टर्म है, इट मींस उस टर्म का मिसयूज हो सकता है कल को, उस लॉ का मिसयूज हो सकता है कल को, विच शुड नॉट बी लेट हैपन। ठीक है, कोई भी कोर्ट नहीं चाहेगी पूरी जुडिशरी में से कि किसी भी फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई आंच ऐसी आए जिसको कोई भी लॉ ट्वीट करके यूज करके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो फोकस यहाँ पे किया गया है वो इसी दो चीजों पे है, दैट इट लिमिट्स द फंडामेंटल राइट्स एंड इट शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर। द वर्ड्स फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग, दे आर वेग एंड जेनरिक इन नेचर। इसीलिए जब भी मेरे पास स्टूडेंट्स आंसर लिख के आते हैं और आंसर्स लिख के लाते हैं तो मैं उनको यही एक चीज बोलता हूँ कि योर आंसर शुड नॉट बी वेग एंड जेनेरिक। ठीक है, दे शुड बी स्पेसिफिक। अगर आप कोई चीज बोल रहे हो तो उस चीज का राइट एग्जाम्पल दो। जैसे यू कैन नॉट राइट कि इंडिया के लैंडस्केप में बहुत सारी डाइवर्सिटी है क्योंकि बहुत सारे रिवर्स है, बहुत सारे माउंटेन्स है, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल। इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल यू नीड टू से गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। इफ यू आर गिविंग एन एग्जाम्पल यू नीड टू से हिमालयाज, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, दोज आर एग्जाम्पल्स। उसमें भी यू नीड टू से माउंटेन्स, अनाई मुड़ी आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यू नीड टू बी स्पेसिफिक। वैसे ही आपको यहाँ पे भी कोर्ट यही चीज बोल रही है दैट यू नीड टू बी स्पेसिफिक। अब ये स्पेसिफिसिटी क्यों लानी है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, एक और चीज को प्रोटेक्ट करना है जिसको हम बोलते हैं सेफ हार्बर रूल्स। व्हाट आर दी सेफ हार्बर रूल्स? सेफ हार्बर रूल्स या सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, असल में हार्बर हम बोलते हैं किसी भी पोर्ट को, किसी भी कोस्ट को, है ना, कोस्ट को बोला जाता है हार्बर, जहां पे शिप जाके अपने आप को रोक लेता है और वहां पे बैठ जाता है, शिप रेस्ट पे आ जाता है, जो समंदर के तूफान से बचने के लिए असल में इसको हार्बर बोला जाता है। अब कंडीशन यहाँ पे ये है, सेफ हार्बर रूल्स या सेफ हार्बर प्रोटेक्शन असल में किस लिए है? जितनी भी ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है इनकी प्रोटेक्शन के लिए है। कैसी प्रोटेक्शन? कि अगर इनको कोई भी लॉ कोर्ट ऑफ किसी भी कोर्ट में चैलेंज करना चाहता है तो इन इंटरमीडियरीज के पास ये प्रोटेक्शन है कि कोई भी इंसान अगर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई भी डेरोगेटरी चीज अपलोड कर लेता है, ठीक है, किसी भी इंसान ने कोई भी ट्वीट कर लिया, फेसबुक पे पोस्ट कर लिया, व्हाट्सएप पे कुछ भी स्प्रेड कर लिया, कोई भी न्यूज़, फेक न्यूज़ भेज दी, तो अब इस चीज़ के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप या यूट्यूब को चैलेंज नहीं कर सकते कि आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसा हुआ है, आपने कैसे होने दिया। नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये फ्री स्पीच के लिए बने हैं, यहाँ पे सबका हक है कुछ भी बोलने का, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस इंसान की है जिसने वो बोला है। लीगल एक्शन जो है वो उस इंसान के ऊपर होगा, ना कि उस इंटरमीडियरी के ऊपर होगा। अब जो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है ये हर एक इंटरमीडियरी के पास है, ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के पास। बट जो ये रूल्स हैं हमारे, ये बोलते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फैक्ट चेक यूनिट ने, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दैट इज फैक्ट चेक यूनिट, अगर इसने किसी भी कंटेंट को बोल दिया दैट ये कंटेंट फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग है, और फिर भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी या कोई ऑनलाइन इंटरमीडियरी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये लोग नहीं करते हैं इस डायरेक्शन पे, इस गाइडलाइन पे काम, और इस कंटेंट को नहीं हटाते हैं, देन इनकी जो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, लीगल इम्यूनिटी है, ये छीन ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद इनकी जो ये लीगल इम्यूनिटी है वो छीन ली जाएगी और इनको ही पकड़ा जाएगा कि आपने ये कंटेंट क्यों नहीं हटाया फैक्ट चेक यूनिट के बोलने के बाद भी। दिस इज हाउ इट विल टोटली इरोड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज पर द बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। डन? चलो, यहां तक क्लियर है?
और ये जो वर्डिक्ट जजमेंट, ये जो स्प्लिट जजमेंट हुई थी, उसके बाद जो टाई ब्रेकर जज आए थे हमारे, टाई ब्रेकर जज जस्टिस चंदुरकर, जिनने बेसिकली इस स्प्लिट जजमेंट को टाई ब्रेक करने के लिए, क्योंकि एक जज एक साइड में बोल रहा था, दूसरा जज दूसरे फेवर में बोल रहा था, उसके लिए उनने बोला दैट ये जो रूल है, रूल 3 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी सब क्लॉज वी, it violates Article 14, it violates Article 19, Clause 1, Subclause A, and Article 19, Clause 1, Subclause G, that is right to practice a profession. Profession किसका? इन सोशल मीडिया मीडिया इंटरमीडियरीज का। ठीक है, तीन चीजें वायलेट कर रहा है। प्लस इट ऑल्सो सेज दैट द impunged rule curtailed the fundamental right of citizens beyond the reasonable restrictions, ठीक है, which are prescribed under Article 19, Clause 2। इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो आर्टिकल 19 फ्री राइट टू फ्रीडम, इसके ऊपर जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इस आर्टिकल में लिखी हुई है, इस क्लॉज में लिखी हुई है, क्लॉज 2 में। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली है। चलिए, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, इट टॉक्स अबाउट चाइना वियतनाम रेड डिप्लोमेसी। अब चाइना और वियतनाम, सबसे पहले तो समझो रेड डिप्लोमेसी क्या है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है बैम्बू डिप्लोमेसी। ठीक है, अब दोनों चीजें समझेंगे कि क्या है असल में, और क्यों हमें समझनी है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अभी ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि वियतनाम के जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी, जिनका नाम है लैम। ठीक है, आई गेस आई डो नॉट रिमेम्बर हिज नेम पर्टिकुलरली, हिज नेम इज लैम, समथिंग लैम। ठीक है, तो वियतनाम के जो प्रेसिडेंट बने हैं अभी, वहां पे उनको उन्होंने विजिट किया है, कहाँ पे? चाइना। और उनका ये पहला प्रेसिडेंशियल विजिट होगा चाइना का, प्रेसिडेंट बनने के बाद। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो चाइना उनकी पहली कंट्री होगी, प्रेसिडेंशियल विजिट उनका पहला होगा जो वो चाइना जा रहे हैं। वियतनाम ने क्यों ऐसा किया कि वियतनाम जो है वो डायरेक्ट चाइना चला गया पहला प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, इसका एक रीजन है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली देखा है फिलीपींस यूएसए की तरफ जा रहा है, और वहीं पे वियतनाम का चाइना जाना इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग रिफ्ट। ठीक है, ऑथर यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि एक तो ये चीज थी कि चाइना अभी फेस कर रहा है क्या, चाइना अभी फेस कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्राइसिस वेस्ट की तरफ से। ठीक, चाइना की जो ये क्रिटिसिज्म आ रहा है वेस्ट की तरफ से, क्योंकि आपने अगर मेरे साथ फॉलो कर रहे हो पिछला पूरा मंथ, अगर आपने देखा है अच्छे से ये सारे न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज डिस्कशंस, तो आपको ये पता होगा कि यूएसए चाइना में, पर्टिकुलरली साउथ चाइना सी में कितना ज्यादा इंटरवेंशन कर रहा है, वियतनाम, फिलीपींस, स्पार्टले आइलैंड, बाकी सारे आइलैंड के ऊपर कितना ज्यादा वो इंटरवीन कर रहा है। किस लिए कर रहा है इंटरवीन? बिकॉज यूएसए हैज सेट अ डिस्कोर्स, जिसको हम बोलते हैं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, और ये डिस्कोर्स 2008 से चल रहा है। ठीक, अब कंडीशन यहाँ पे ये है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि वियतनाम अभी चाइना की तरफ जा रहा है, क्योंकि चाइना क्रिटिसिज्म में है बहुत ज्यादा, और वियतनाम की जो कंट्री है, वियतनाम जो खुद में कंट्री एक है, दिस बेसिकली इज आइडियोलॉजिकली टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना, क्योंकि वियतनाम भी सोशलिस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है ना। इसकी जो मेन आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, दैट टू बिलोंग्स टू, दैट टू इज कोइंसाइडिंग विद चाइना। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इन दोनों को बोला जाता है दैट दे आर ब्रदर्स। ठीक है, दे आर सोशलिस्ट ब्रदर्स, है ना, और दे आर कॉमरेड्स, और यू कैन से दे आर दी, पर्टिकुलरली जो इनको इससे पहले बोला जाता था बीजिंग एंड वियतनाम को, दैट कॉमरेड एंड ब्रदर। ठीक है, दे आर कॉमरेड्स एंड ब्रदर्स टू ईच अदर। वाई? बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द सेम आइडियोलॉजी, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जो ऑथर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि चाइना और वियतनाम की अगर आप बात करो, तो इनका जो ट्रेड है और इकोनॉमिक रिलेशंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं।
ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं 2023 में इनका जो बाइलेटरल ट्रेड था, दैट वैल्यूड अराउंड 171.9 बिलियन डॉलर्स। ठीक। वहीं पे अगर आप बात करो तो चाइना रिमेन्ड वियतनाम्स लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट इन द सेम टाइम। ये दो फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। 2024 में चाइना रिमेन्ड दी मोस्ट प्रेफर्ड, और यू कैन से वियतनाम्स लार्जेस्ट इंपोर्ट मार्केट एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक। फर्दर अगर आप देखो तो बीजिंग जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है हनोई में, वियतनाम में, इज रैंक्ड एज द मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टमेंट पार्टनर। ठीक। ये तीन चीजें हमने याद रख ली। अब एक और चीज है, बैम ये चाइना रेड डिप्लोमेसी मैंने आपको नहीं बताई। रेड डिप्लोमेसी इज बेसिकली कम्युनिस्ट सोशलिस्ट जो बॉन्ड इनका है ऑफ सॉलिडेरिटी एंड ब्रदरहुड, जिसमें ये एक दूसरे को कॉमरेड बोलते हैं और एक दूसरे को ब्रदर बोलते हैं। दैट इज व्हाट स्टैंड्स फॉर रेड डिप्लोमेसी। और वहीं पे अगर आप बात करो इनके बीच की डिस्प्यूट्स की, तो इनके बीच के जो डिस्प्यूट्स है वो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में, पर्टिकुलरली 9 डैश लाइन में। वहां पे भी अगर आप देखो तो डिस्प्यूट्स आर मेनली सराउंडेड अराउंड 9 डैश लाइन ओनली। ठीक है। बट इसका ना एक सोल्यूशन भी है इनके पास, दैट इज बैम्बू डिप्लोमेसी। ठीक है। व्हाट इज दिस बैम्बू डिप्लोमेसी? ठीक है। बैम्बू डिप्लोमेसी स्टैंड्स फॉर सेल्फ रिलायंस। ठीक है। ये वियतनाम के डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है और इसको प्रपोज किया था न्युगियन फू थ्रॉन्ग। न्युगियन फू थ्रॉन्ग, ये वियतनाम के एक डिप्लोमेट है जिन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ वियतनाम अर्लियर। उन्होंने बोला दैट व्हाट वी शुड डू इन ऑर्डर टू सॉल्व वियतनाम्स क्राइसिस, फर्स्ट वी शुड फोकस ऑन आर कल्चर एंड आर एवरीडे लाइफ। कैसे किया जाएगा? पहली चीज ये बोल रहे हैं रिलायंस एंड अडेप्टेबिलिटी के ऊपर, एंड आर रूट्स शुड बी डीपली फ्लेक्सिबल इन नेचर के। और बैम्बू डिप्लोमेसी बेसिकली टॉक्स अबाउट दैट वियतनाम्स डिप्लोमेसी शुड बी ऑन सेल्फ रिलायंस, अडेप्टेबिलिटी एंड परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट्स। ठीक है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम वियतनाम के इंटरेस्ट को छोड़ के, अपने फिलोसफिकल और ऑपरेशनल डायमेंशंस को छोड़ के कुछ और करें। आर फिलोसफिकल एंड ऑपरेशनल डायमेंशंस शुड बी रिलेवेंट टू व्हाट वी बिलीव इन। व्हाट वी बिलीव इन इज सोशलिज्म, दैट स्टैंड्स फॉर सेल्फ रिलायंस एंड नेशनल इंटरेस्ट्स, दैट इज आर दी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स ऑफ वियतनाम शुड बी फुलफिल्ड। इसीलिए वियतनाम अगर कुछ भी कर रहा है अभी, तो इट इज प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। इसको पता है कि अगर मैंने चाइना को अपर हैंड दे दिया तो यूएसए अट्रैक्ट होगा मेरी तरफ। दैट इज सिंपल। इसीलिए आपने कार्ड्स प्ले कर रहा है। ठीक है। व्हाट इट इज डूइंग, ये दो चीजें देख रहा है। वन इज इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी। ठीक है। पहला इसका रीजनल सिक्योरिटी का थ्रेट है दैट इंडिया, रशिया, यूएसए, जापान, दे ऑल आर हैविंग देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स इन दिस रीजन, दैट इज द 9 डैश लाइन। हावेवर वियतनाम के बुद्धिस्ट सिविलाइजेशनल टाइज है चाइना के साथ, दैट इज क्वाइट लॉजिकल। इसके आइडियोलॉजिकल टाइज है चाइना के साथ, कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट, दैट टू इज लॉजिकल। इसीलिए तो वियतनाम ने अभी 14 एग्रीमेंट साइन किए हैं, है ना। बट वहीं पे अगर आप देखो तो इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स भी तो है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स है। वहीं पे इतना ही नहीं, चाइना वियतनाम वॉर 1979 में, जो चाइना वियतनाम वॉर हुआ था, तब से लेके आज तक तो चल रही है ना इनकी कंट्रोवर्सीज। बेसिक फंडा हियर इज कि साउथ चाइना सी में जितना भी टर्मोइल हो रहा था, उस टर्मोइल में एक और चीज अब आ गई है, दैट इज चाइना वियतनाम रेड डिप्लोमेसी एंड देयर राइजिंग, you can say, brotherhood with each other. So that poses a new challenge for USA and India's pursuit also for free and open Indo-Pacific Ocean.
वियतनाम अगर आप देखो, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना, लाओस, थाईलैंड, नॉट थाईलैंड बेसिकली, लाओस एंड कंबोडिया ओनली, लाओस, चाइना एंड कंबोडिया। ठीक है, तीन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। देयर इज ओनली वन कंट्री विच शेयर्स बॉर्डर विद ऑल ऑफ द कंट्रीज, दैट इज लाओस। लाओस जो है वो बॉर्डर शेयर करती है हर एक कंट्री के साथ, दैट इज म्यांमार, चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। ठीक है, जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन रीजन में कंट्रीज है, इन सब के साथ। वहीं पे अगर आप देखो तो इस अ, एक जोन को छोड़ के हमारे पास साउथ चाइना सी में और बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जैसे फिलीपींस हो गई, ब्रूनी हो गई, मलेशिया, सिंगापुर। ये सब एक दूसरे के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करती है, कंबोडिया, वियतनाम और चाइना के साथ। ताइवान भी है यहाँ पे। ये सारी कंट्रीज है जो हमें याद रखनी है। ठीक, कहाँ पे है ना, मेनली हमें यही याद रखना है कि कहाँ पे है और किस रीजन में है। ठीक है, चलो लेट्स अंडरस्टैंड वियतनाम। वियतनाम की ऑफिशियल लैंग्वेज भी वियतनामीज ही है। और यहाँ पे जो मेन माउंटेन रेंज है, दैट इज अन्नम कॉर्डेलेरा। मेन रिवर मेकोंग, यूपीएससी ऑलरेडी आपने पीवाईक्यूज में पूछ चुका है, 2022 का क्वेश्चन है ये। रेड रिवर इज अनदर रिवर ऑफ दिस वियतनाम ओनली। फर्टाइल डेल्टा है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और एग्रीकल्चर भी यहाँ अच्छा खासा होता है। मेनली अगर आपको वाइल्ड लाइफ के बारे में जानना होगा तो जाइंट कैटफिश यहाँ मिलती है, इंडो चाइनीज टाइगर्स मिलते हैं, साउलो एंटीलोप्स मिलते हैं एंड सुमात्रन राइनोज मिलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एल्क नाम की एक प्रजाति है, ठीक है, एंटीलोप्स की। और एल्क जो है वो नॉर्दर्न रीजन्स में मिलता है, ना कि सदर्न रीजन्स में। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार 2024 के पेपर में एल्क पूछा गया था, दैट एल्क इज फाउंड इन इंडोनेशिया, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट था। ठीक है, और यूपीएससी के पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है तो उनके ऑप्शन से एनालाइज करना पड़ता है, इसीलिए मैं आपको बार बार यूपीएससी के पीवाईक्यूज का ही एग्जाम्पल देता रहता हूँ। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन हैज रिड्यूस्ड द फॉरेस्ट कवर अप टू अबाउट बाई 19%। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सोशलिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो रन्स द गवर्नमेंट। इकोनॉमी मेनली डिपेंडेंट ऑन क्रूड ऑयल, सी फूड, राइस, शूज एंड वुडन प्रोडक्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉफी एंड क्लॉथ मेकिंग यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस अगर देखें तो काफी ज्यादा हिस्टोरिक रिलेशंस रहे हैं हमारे वियतनाम के साथ। महात्मा गांधी एंड प्रेसिडेंट हो शी मिन वाज द प्रेसिडेंट जिसका अच्छा रिलेशन चल रहा था किसके साथ, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ भी उस टाइम पे। दे एक्सचेंज मैसेजेस आल्सो, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज आल्सो हैविंग अ सोशलिस्टिक टर्न। ठीक है, दैट वाज द मेन रीजन दैट इट शेयर्ड गुड बॉन्ड विद इंडिया। India established its diplomatic relations with वियतनाम in 1972, और 79 में होता है इंडिया ये वियतनाम चाइना वॉर। रिलेशंस were elevated to comprehensive strategic partnership in 2016। ये हमें याद रखना है दैट इंडिया और वियतनाम की जो रिलेशंस है दे आर अंडर सीएसपी प्लस। एक और पॉइंट याद रखना है दैट आर रिलेशंस आर गाइडेड बाय जॉइंट विजन, जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया था इन 2020 फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल। ये भी याद रखना है। इंडिया वियतनाम के रिलेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बायलेटरल रिलेशन, पर्टिकुलरली वो जो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में है। ठीक है, एक्सटेंडेड नेबरहुड में हमारा साउथ ईस्ट एशिया आता है, हमारा सेंट्रल एशिया आता है, और रशिया आता है, और यूएसए, जो हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट है पूरा वो आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। हमारे रिलेशंस की 50th एनिवर्सरी अभी हो गई 2022 में। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इफ यू टॉक अबाउट, तो 18th जॉइंट कमीशन मीटिंग्स हमारी होती है। और जो 18th कमीशन मीटिंग थी वो 16 अक्टूबर 2023 को हनोई में हुई थी। 17th अभी होने वाली होगी। ठीक है, कहाँ होगी वो अलग कहानी है, जब होगी तब हम उसको भी कवर कर लेंगे। ट्रेड, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया और वियतनाम का जो आपस में ट्रेड है, इट स्टूड फॉर $14 बिलियन। वहीं पे मैंने आपको बोला वियतनाम और चाइना का जो ट्रेड था, इट स्टूड फॉर $171 बिलियन। ठीक है, आसियान इंडिया के जो ट्रेड है इन गुड्स एग्रीमेंट, अगर आप बात करो तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट जाता है आसियान, दैट इज $5.47 बिलियन, एंड इम्पोर्ट इज अराउंड $9 बिलियन। सो इंडिया इज फेसिंग अ ट्रेड डेफिसिट विद वियतनाम ऑल्सो। ठीक,
जो हमारे मेन आइटम्स हैं एक्सचेंज के, दैट आर सम एग्रीकल्चरल गुड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स एंड मिनरल टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स वगैरह वगैरह। इंपोर्ट जो हम करते हैं, दैट इज मोबाइल प्रोडक्ट्स, वुडन प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, गारमेंट्स, स्टील, केमिकल्स एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन वियतनाम आर अराउंड $2 बिलियन, ठीक है, इन डिफरेंट सेक्टर्स। और डेवलपमेंट पार्टनरशिप, वी आर कोऑपरेटिंग ऑन मेकोंग गंगा कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विच इंटेंड्स टू हैव 45 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स है वो 35 प्रोविंसेस जो वियतनाम की हैं, उनमें एस्टैब्लिश किए जाएंगे 10 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये 45 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से और 10 प्रोजेक्ट्स भी है अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन जो है 2000 में स्टार्ट हुई थी। वी हैव 6 कंट्रीज इन दिस कोऑपरेशन, जिसमें ये है, वियतनाम है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एंड इंडिया। ठीक है, ये 6 कंट्रीज हैं जो MGC, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन के अंदर आती है। मेन फोकस क्या है? टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, India has supported the conservation and restoration of UNESCO World Heritage Site of Mai San in Quang Nam Province of Central Vietnam। ठीक है, ये याद रखना है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है माई सन, जो वियतनाम में है, और इंडिया यहाँ पे हेल्प कर रहा है वियतनाम की इस प्रोविंस को और इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहाँ पे एक पूरा कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन का प्रोग्राम लिया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स साइट का। डिफेंस की बात करें तो हमारे पास जो मेन चीज़ है याद रखने वाली, वो है कि वियतनाम वाज गिफ्टेड इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कवर्ट, जिसका नाम था INS किरपान, जो हमने वियतनाम को 2023 में गिफ्ट किया था। और विन बैक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हम वियतनाम के साथ करते हैं। फरवरी 2024 में, इसी साल, वियतनाम का एक नेवी शिप भी पार्टिसिपेट किया था इंडिया की एक्सरसाइज में, मिलान एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें याद रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम 2024 में भी एक्सरसाइज के ऊपर क्वेश्चन पूछा था UPSC ने। ठीक है, चलो लास्ट में हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ इनका लिंकेज है, बुद्धिस्ट लिंकेज है, योगा काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर है, और स्वामी विवेकानंदा इंडियन कल्चर सेंटर, ये भी हनोई में लोकेटेड है। ठीक है, ये 4 चीजें याद रखेंगे। इसके बाद वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एडिटोरियल। ये जो एडिटोरियल है, दिस इज नॉट पर्टिकुलरली अबाउट लद्दाख, बट दिस इज अबाउट द फिफ्थ सिक्स शेड्यूल एंड द असिमेट्रिक फेडरलिज्म इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सबसे पहले समझो फेडरलिज्म। ठीक है, जब हम आर्टिकल 1 पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इट सेज दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इंडिया इज अ यूनियन, नॉट अ फेडरेशन। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट अ यूनियन। वाई इज इंडिया a union and why is it not a federation? बिकॉज इंडिया इंटेंट्स कि हम एक ऐसा इंडिया बनाए जो कभी ना टूटे, है ना, जिसके अंदर ऐसा सेसेशनिज्म ना हो, स्टेट्स अलग अलग ना जाए, 2 कंट्रीज ना बने, कोई वॉर ना छिड़े आपस में, क्योंकि इंटरनल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितनी भी कंट्रीज देखोगे वर्ल्ड की, चाहे आप कितनी कंट्री देखो, अफ्रीका की 8 से 9 कंट्रीज, माली, नाइजर, चैड रिपब्लिक, DRC ऑफ कॉन्गो, हर जगह पे कूप चल रहा है। म्यांमार देखो, कूप चल रहा है। आप श्रीलंका देखो, वहां पे भी क्राइसिस चल रही थी, वेनेजुएला में क्राइसिस चल रही थी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत वीक होता है। बट इंडिया ने ये चीज आर्टिकल 1 में ही क्लियर कर दी कि हमारे यहाँ सेशनिज्म नहीं चलेगा, ऑल दो वी हैव इट। तो सेशनिस्ट जो टेंडेंसीज थी, ये टेंडेंसीज आज से नहीं है। ये टेंडेंसीज, और बेसिकली इंडिया से अलग होना या फ्रीडम हासिल करना, ये जो मेन कॉन्सेप्ट था ना फ्रीडम हासिल करने का, ये इंडिया के हर एक कोने में था, है ना। अब ये फ्रीडम कहाँ से हासिल करना था? ये असल में ब्रिटिश रूल से हासिल करना था। ब्रिटिश रूल से फ्रीडम चाहिए था सबको। ठीक है, अब मेन दिक्कत ये हुई कि कुछ रीजन्स के लीडर्स एक जगह इकट्ठा हुए और उनने बोला हम पूरे रीजन के लिए लड़ेंगे। बट वहीं पे कुछ और रीजन के लीडर्स छोटे लेवल पे, क्योंकि वो एथनिकली आपस में ज्यादा जुड़े हुए थे, ड्यू टू देयर एथनिक ब्रदरहुड, लाइक द ट्राइबल एरियाज, लाइक दोज एरियाज विच वेर कट
ड्यू टू कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज वो अलग रह रहे थे उस टाइम पे, और अलग अपना पॉलिटिक्स चला रहे थे रीजनल लेवल पे। और कहीं कहीं पे ऐसा हुआ हमारे ही स्टेट्स में कि बाहर के जो कंट्रीज थी उनका इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार और चाइना का इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था, जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आइडियोलॉजिकल चीजें हमेशा आती है। नेशन हमेशा बनता है किस चीज पे? एथनिसिटी पे, लिंग्विज्म पे, लैंग्वेज पे। बट वहीं पे अगर हम देखें तो इंडिया एक नेशन स्टेट है। नेशन स्टेट मींस दैट हम लोग इकट्ठा हुए हैं बिकॉज वी आर डाइवर्स इन नेचर। वी आर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म बिकॉज वी हैव अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चीज को प्रिवेंट करना, इंडिया की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रिवेंट करना और इसको बनाए रखना, दिस वाज द बिगेस्ट टास्क विद रेस्पेक्ट विद इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इस चीज को हासिल करना था कि इंडिया को एक बना के रखना था। अगर आप देखो तो जब से हमारे पास मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुस्लिम इन्वेजन से ही लाइक मिडिवल एरा जब से स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमने देखा इंडिया की यूनिटी कहाँ पे थी? अशोका के टाइम पे, ठीक है, समुद्रगुप्त के टाइम पे। उसके बाद फिर से डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, फिर मुगल्स के टाइम पे वापस इंटीग्रेशन हुआ, पैन इंडिया एम्पायर बना अकबर के टाइम पे। बट वहीं पे अगर आप देखो ये ट्राइबल एरियाज जो लोकल लेवल पे थे, जो बिल्कुल रीजनल लेवल पे इंडिजिनियस ट्राइब्स होती है, उनको हमेशा से अलग रखा गया। और उनको बोला गया ठीक है, जैसे आप चला रहे हो, आपकी मैट्रिलिनियल टाइज है, पैट्रिलिनियल टाइज है, आपको जैसे अपना सिस्टम चलाना है आप वैसे ही चलाओ, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। बट वहीं पे जब कॉलोनियल एरा आया, तो कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको रेवेन्यू की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उनको पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए था क्योंकि उनने पैसा उठाया था मार्केट से, उनको वापस रीपे करना होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस रीपे करना होता था ब्रिटेन में, क्योंकि उन्होंने मार्केट से उधार लिया था, लोन लिया हुआ था उन्होंने। इसलिए उनका मेन उद्देश्य ये था जितना ज्यादा लैंड हो सके उतने ज्यादा लैंड को कवर करो, कंट्रोल करो और वहां से रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो। उन्होंने इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में ट्राइबल एरियाज को भी इन्वेड करना स्टार्ट किया। और ट्राइबल एरियाज में एक अ, आप समझ लो एक टाइप की ऑस्ट्रासाइजेशन और ऑस्ट्रासिज्म पैदा हुआ, और उनके अंदर एक घृणा पैदा हुई और दे स्टार्टेड ट्राइबल रिवोल्ट्स। ट्राइबल रिवोल्ट्स हमने बहुत देखे, जैसे कोल रेबेलियन हुआ 1831 में, संथाल रेबेलियन हुआ 1885 में, मुंडा रेबेलियन हुआ। ठीक है, अभी भी मैं स्टार्ट ही हमने मुंडा रेबेलियन से किया था आज का डिस्कशन। ये सारे रिबेलियंस हुए, क्यों हुए? क्योंकि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश रूल इनकी लाइफस्टाइल के साथ हैम्पर कर रहा था इनको। ठीक है, इनका लाइफस्टाइल चेंज करना चाहता था, इनका रहने का तरीका चेंज करना चाहता था। ठीक है, इनके यहाँ जो मेन कस्टम्स थे, चाहे वो मैरिज का कस्टम था, वो डिवोर्स का कस्टम था, उन कस्टम्स को चेंज करना चाहता था, उनको लॉज में कन्वर्ट करना चाहता था। बट वहीं पे इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना रहे थे, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो हमने इस चीज को बहुत ही अच्छे से रिकॉग्नाइज किया कि मेन प्रॉब्लम क्या थी, रिवोल्ट्स क्यों हुए। रिवोल्ट इसलिए हुए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर British policy of isolation towards tribals and creation of excluded and partially excluded areas in Government of India Act 1935। अब ये हुआ क्या कि ब्रिटिश ने भी जब ये देखा कि आज तक काफी ज्यादा रेबिलियन हुआ, तो उन्होंने एक प्रोविजन लाया कि हम आइसोलेटेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एंड एक्सक्लूडेड एरियाज को अलग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ये वो एरियाज थे जहां पे गवर्नर का उसके परमिशन के बगैर कोई लॉ नहीं लगेगा सेंटर का। ऐसा क्यों किया गया? और लोकल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को पावर क्यों ज्यादा दिया गया? क्योंकि इन ट्राइबल एरिया से जो रिवोल्ट्स हो रहे थे, जो रेबेलियंस हो रहे थे, उन रेबेलियंस को रोकना था। अब स्टेबिलिटी लेके आनी थी, ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी स्टेबिलिटी लेके आनी थी। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर ऐसे प्रोविजंस आए, दो प्रोविजंस, कि हम एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज को अलग करेंगे। ठीक है, जो एक्सक्लूडेड एरियाज होंगे वहां पे गवर्नर के पास पावर होगी कि जो भी लेजिस्लेशन बन के आएगी वो लेजिस्लेशन गवर्नर के थ्रू ही पास होके वहां इंप्लीमेंट होगी। वैसे ही जो पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज होंगे, जो आज बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में है,
इन एरियाज में अगर कोई लॉ लगना है तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो भी लॉ आएगा वो गवर्नर की मॉडिफिकेशन के बाद ही इंप्लीमेंट होगा। अब इसी चीज को इंप्लीमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल के थ्रू। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल में यही चीजें लिखी गई कि हम इन एरियाज को शेड्यूल एरियाज बोलेंगे और ट्राइबल एरियाज बोलेंगे। ठीक है। अब ये जो शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज होंगे इनमें क्या होगा? सबसे पहली चीज शेड्यूल एरिया। ठीक है। दे इंक्लूड प्री पॉन्डरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। जहां कहीं पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन होगी, कंडीशंस, किस किस एरिया को शेड्यूल एरिया बोला जाएगा? जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन होगी। दूसरा, जो कॉम्पैक्ट एरिया होगा ट्राइबल्स का। तीसरा, जो एक वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब या तो डिस्ट्रिक्ट होगा या तो ब्लॉक होगा। प्लस एक और कंडीशन है कि यहाँ पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। ठीक है। ये चार कंडीशंस हमारे पास है जिसकी बेसिस पे शेड्यूल एरियाज को डिफाइन किया जाता है। आज की डेट में इंडिया में 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये शेड्यूल एरियाज मौजूद है। ये 10 स्टेट्स में और इन शेड्यूल एरियाज में होता क्या है? इन शेड्यूल एरियाज के अंदर ये शेड्यूल एरियाज बनते हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। इन शेड्यूल एरियाज के अंदर जो जो एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया वहां पे बनती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, TAC। ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन होता है? इसमें 20 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 20 मेंबर्स। इन 20 मेंबर्स में ट्राइबल MLAs होते हैं, वहां के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है। अब ये TAC क्या करता है? इस TAC के पास पावर्स होते हैं कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी लॉ या रेगुलेशन आती है वो रेगुलेशन तब इस ट्राइबल एरिया में इंप्लीमेंट होगी जब TAC का अप्रूवल होगा विद द फाइनल अप्रूवल ऑफ गवर्नर। ठीक है, गवर्नर अप्रूव करेगा। उस क्या अप्रूव करेगा? जो चीज TAC ने अप्रूव करी होगी वो गवर्नर अप्रूव करेगा, तब जाके जो लॉ आया होगा वो इंप्लीमेंट होगा इस रीजन में। ये है फिफ्थ शेड्यूल। सिक्स्थ शेड्यूल वहीं पे हमारा बोलता है ट्राइबल एरियाज। अब सिक्स शेड्यूल के अंदर ट्राइबल एरियाज कौन से हैं? ये ट्राइबल एरियाज चार स्टेट्स के अंदर है, असम, मेघालय, मणिपुर, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये चार स्टेट्स के अंदर ट्राइबल एरियाज है। कौन से एरियाज है? ट्राइबल एरियाज। शेड्यूल एरियाज 10 स्टेट्स के अंदर है, ट्राइबल एरियाज चार स्टेट्स के अंदर है। शेड्यूल एरियाज जो 10 स्टेट्स के अंदर है वो अलग है, बट वहीं पे जो ट्राइबल एरियाज चार स्टेट्स के अंदर है, यहाँ पे 10 ट्राइबल एरियाज है एक्चुअल में। चार स्टेट्स के अंदर 10 ट्राइबल एरियाज है। ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और ये जो ट्राइबल एरियाज है इनको गवर्न करने के लिए एक ADC बनती है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनता है। ठीक है। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स होते हैं। ये 30 मेंबर्स में से चार मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं जो गवर्नर नॉमिनेट करता है, और बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। तो चार नॉमिनेट हो गए, 26 इलेक्ट होके आ गए। इनको इलेक्ट कौन करेगा? वहां के लोग करेंगे। अब इस ट्राइबल एडवाइस ये ADC के पास पावर्स होते हैं। कौन से पावर्स है? लैंड रेगुलेशन के, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के पावर्स, इनहेरिटेंस के पावर्स, मैरिज, डिवोर्स, सोशल कस्टम्स, ये सारे पावर्स इनके पास है। कोई भी लॉ बनाना हो या कोई भी लॉ बना हो सेंटर का या स्टेट का, वो अगर इन एरियाज में इंप्लीमेंट करना है तो उसका परमिशन ADC के थ्रू ही आएगा। ADC उसको अप्रूव करेगा तब जाके वो लॉ इंप्लीमेंट होगा आफ्टर गवर्नर्स अप्रूवल। क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ गया। ADC के पास ये पावर है कि इट कैन एस्टैब्लिश एंड मैनेज प्राइमरी स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, रोड्स, वाटरवेज, डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है। इट कैन असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, ट्रेड एटसेट्रा। मैं बोल रहा हूँ ये सारे प्रोविजंस एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया, आपकी पॉलिटी पे भी लिखा हुआ है बट इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, हर एक चीज नहीं लिखी हुई है। ठीक है। ट्राइबल एरियाज विदन इंक्लूडेड विद इन सिक्स शेड्यूल एंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी। ट्राइबल एरियाज के पास ज्यादा ऑटोनॉमी होती है बजाय इसके कि शेड्यूल एरियाज के। ऑटोनॉमी कैसी होती है? ADCs के थ्रू दे हैव एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर्स आल्सो, एंड फाइनेंशियल पावर्स आल्सो। ठीक है। जो कि शेड्यूल एरियाज के पास नहीं है। कुछ पावर्स ऐसे हैं जो शेड्यूल एरियाज में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनती है उनके पास
नहीं है वो पावर्स। वहीं पे अगर आप बात करो तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट्स और भी है जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के अलावा जिनके पास और ज्यादा स्पेशल पावर्स है, स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं। जैसे अगर आपको पता हो आर्टिकल 370 के अंदर ये प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी थे, ठीक है। वहीं पे आर्टिकल 371 के अंदर ही महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात, सौराष्ट्र कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पे ये स्पेशल प्रोविजंस है। यही स्पेशल प्रोविजंस को हम बोलते हैं दैट दिस इज द असिमेट्रिक फेडरलिज्म। कुछ स्पेशल प्रोविजंस फिफ्थ शेड्यूल के अंदर है, कुछ सिक्स शेड्यूल के अंदर है, कुछ पार्ट 21 के अंदर भी है। कौन से प्रोविजंस है? जैसे आर्टिकल 371 ए इज फॉर नागालैंड, 371 बी असम, 371 सी मणिपुर, एफ सिक्किम, जी मिजोरम, एच अरुणाचल। ठीक है। ये जो प्रोविजंस है इन आर्टिकल्स के अंदर, ये प्रोविजंस किस लिए है? लोकल कस्टम्स, लोकल लॉज और लोकल एरिया को मैनेज करने के लिए। अब इन आर्टिकल्स के अंदर इन रीजन्स में बनती है ट्राइबल एरियाज या हिल एरिया कमिटी। तीन चीजें हमने अभी तक पढ़ी। एक पढ़ा टीएसी, दूसरा पढ़ा एडीसी, तीसरा हम पढ़ रहे हैं ट्राइबल एरिया या हिल एरिया कमेटी। ठीक है। ये जो कमेटी होती है इसकी एक स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नर इनको असाइन करते हैं। किस लिए? डेवलपमेंट के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। कुछ स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज इस कमेटी की होती है और ये प्रोटेक्ट करती है वहां के लोकल कस्टम्स को, लोकल लॉज को और लोकल प्रैक्टिसेस को। तीन चीजें अभी तक हमने देखी, देखा कितना ज्यादा एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है हमारे पास। कहीं के लिए अलग प्रोविजन है, कहीं के लिए अलग प्रोविजन है, कहीं के लिए अलग प्रोविजन है। ठीक है। अब इस चीज को ठीक भी कर रहे हैं। कैसे ठीक कर रहे हैं? जैसे जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 हटा दिया, ठीक है, वैसे ही और भी ज्यादा ठीक कर रहे हैं। अब बात यह है कि जैसे आज तक आपने देखा होगा कि रिजर्वेशन पे बहुत ज्यादा डिबेट होती है कि यहाँ पे रिजर्वेशन है, उसकी रिजर्वेशन है, इस चीज की रिजर्वेशन है, उस चीज की रिजर्वेशन है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इतने सारे जजमेंट्स है। तो एक डिस्कशन ये है कि इस रिजर्वेशन को धीरे धीरे फेड अवे करो और इसको कम करो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रिजर्वेशन को और ज्यादा बढ़ाओ। ठीक है। मराठास को भी रिजर्वेशन दो, जाट्स को भी रिजर्वेशन दो, और ज्यादा सब कास्ट को रिजर्वेशन दो। ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट है। वैसे ही यहाँ पे भी फेडरलिज्म इन सारे स्टेट्स के लिए, इन सारे एरियाज के लिए अलग है। वहीं पे अगर आप देखो तो क्या इस फेडरलिज्म को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए और ज्यादा डीपन करना चाहिए या इसको और कम करना चाहिए? हमें यहां से ये प्रोविजंस को हटाते जाना चाहिए। दोनों का डिबेट अलग है। व्हाट शुड वी डू? दोनों के प्रोज है, दोनों के कॉन्स है। जो हमने अभी तक देखा, हमने प्रोज देखे कि प्रोटेक्शन हो रहा है वहाँ के एरियाज को, वहाँ के लोगों को, उनके लाइफस्टाइल को, वहाँ रेबेलियन ना हो, वहाँ सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज ना हो, इंडिया डिसइंटीग्रेट ना हो, बाल्कनाइजेशन फिर से ना हो। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, सबसे टॉप पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रिवेंट करने के लिए ये प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। बट वहीं पे क्या इन प्रोविजंस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? तो हाँ, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पहला, ऑथर यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं कि देर इज द ऑटोनॉमी विच इज प्रोवाइडेड अंडर फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल एरियाज। दिस ऑटोनॉमी इज मोर ऑन पेपर। प्रैक्टिस में ये ऑटोनॉमी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो, गवर्नर जो स्टेट का होता है शेड्यूल एरियाज में, उसका अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। गवर्नर तभी अप्रूवल देता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। सिमिलरली जो लॉज एडीसीज बनाते हैं ट्राइबल एरियाज में, वो भी उनको अप्रूवल कौन देता है? गवर्नर देता है। अगर गवर्नर ने अप्रूवल दिया तो एडीसी का लॉ बनाने का कोई फायदा नहीं है। और प्रॉब्लम तब आती है जब स्टेट में, सेंटर में और लोकल लेवल पे अलग अलग पार्टीज हो पावर में। ईडीसी में अलग पार्टी का रोल हो, गवर्नर अलग पार्टी का बना हुआ हो और स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी चल रही हो, और सेंटर में अलग पार्टी रूल कर रही हो। तब तो और ज्यादा डिफरेंसेस आती है और तब और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोकल लेवल पे कुछ भी चीजें इंप्लीमेंट करने में। सेकंड, हमारे यहाँ इंडिया में एसटीज की पॉपुलेशन पूरी कंट्री में फैली हुई है। ये जो 10 स्टेट्स की बात की जा रही है यहाँ पे शेड्यूल एरियाज और इसके अलावा जो बाकी 10 स्टेट्स है, इनके अलावा भी और ज्यादा एरियाज हैं जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन है, जैसे लद्दाख में है ना। देयर बाई वी आर सम हाउ, जिन एरियाज को हमने शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया और जिनको डिक्लेयर नहीं किया, जिनको नहीं किया उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को तो हम वायलेट कर रहे हैं ना। उनके पास तो असल में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि उनको भी शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाए, बट आज तक किया नहीं है। तो वो भी एक दिक्कत है।
तीसरा यहाँ पे 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि राज्यसभा में पेंडिंग है। ये बिल किस लिए आई थी? ताकि इन एरियाज को, इन एडीसीज को, जो एडीसीज ट्राइबल एरियाज में होती है, उनको और ज्यादा पावर दिया जाए, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको दिया जाए, और उसके लिए वो बिल आई थी। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने अग्री भी किया था और कमेटी भी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कि इन एडवाइजरी काउंसिल्स और एडवाइजरी कमिटीज और ट्राइबल एरिया, हिल एरिया कमिटीज की जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जाए। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हिल एरिया कमेटी, ये सब लोगों ने रेजोल्यूशंस पास किए हैं रिसेंट टाइम्स में कि हमें भी सिक्स शेड्यूल के अंदर जो है जगह दी जाए, सिक्स शेड्यूल के अंदर लाया जाए। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने भी यही चीजें लेके आए हैं, और अभी वहाँ के जो मोस्ट फेमस पर्सन, जिनका नाम भी आपने सुना होगा, थ्री इडियट्स मूवी भी आपने देखी होगी, सोनम वांगचुक सर, काफी ज्यादा फेमस पर्सन। ठीक है, वो प्रोटेस्ट करके आए, लद्दाख से आए, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बॉर्डर्स पे उनको अरेस्ट किया गया। मेन रीजन यही है, वो काफी ज्यादा टाइम से वहां बैठे हुए थे प्रोटेस्ट पे, अभी तक उनकी चीजें रिजॉल्व नहीं हुई, इसीलिए वो दिल्ली भी आए थे, बट उनको अरेस्ट किया गया है अभी रिसेंटली। क्यों अरेस्ट किया गया है? क्योंकि उनकी भी यही डिमांड है कि हमें भी सिक्स शेड्यूल में डाल दो। ठीक है, चलो, यहाँ तक हमारा एरिया ऑफ डिस्कशन कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जो हमारा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये असल में है क्या चीज? न्यूज आर्टिकल हमें बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द नेशनल डिसेबिलिटी नेटवर्क। ये एक एनजीओ होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क है ऑर्गेनाइजेशंस का, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है। इन्होंने एक अपील की है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितने भी डिसेबल लोग हैं, जितने भी स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जैसे आपने अभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, हर एक सीनियर सिटीजन जो 70 साल से ऊपर का है, उसको बोल दिया कि आपको हम 5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा जो है इंश्योरेंस दे रहे हैं आपकी फैमिली के अलावा। चाहे आप किसी भी अमीर फैमिली से आते हो या गरीब फैमिली से आते हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, विल गिव यू अ सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख रुपीज टू ऑल द सीनियर सिटीजन हु आर ऑफ एज 70, 70 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन। वैसे ही यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी किया जा रहा है, एक अपील ये दी जा रही है कि जितने भी लोग स्पेशली एबल्ड है, उनको ये 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है दे दिया जाए, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड्स। ठीक है, और इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। ठीक है, इस स्कीम का उद्देश्य ये था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि 55 करोड़ बेनिफिशरीज जो कि बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर आते हैं, उनको कवर करना, उनके लिए हेल्थ केयर का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, अगर आप देखो तो इंडिया में 67% ऑफ द हेल्थ केयर वॉज थ्रू आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ केयर बहुत कम था। इससे पहले हमारे पास PMJAY से पहले हमारे पास राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हुआ करती थी, बट आयुष्मान भारत आने के बाद हमने अप्रोक्सीमेटली काफी ज्यादा हद तक, लाइक 10 करोड़ फैमिलीज, जो हमारा टारगेट था 50 करोड़ लोग, वो 10 करोड़ फैमिलीज को कवर करना था हमें। ठीक है, इससे पहले जो स्कीम थी उसके अंदर प्रीमियम भी भरना पड़ता था। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर जिस जो भी फैमिली यहाँ पे कवर होती थी इसके अंदर, उसको 300 से 400 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता था हर साल। बट वहीं पे अगर आप देखो तो आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है सबके लिए, और किसी को भी प्रीमियम नहीं पे करना पड़ रहा है। ठीक है, और 50 करोड़ लोगों को ये कवर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस यूजुअली इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया जाता। ये जो स्कीम है, ये 60-40 के रेशियो पे चलती है। इट मीन्स 60% ऑफ द फंड्स आर गिवन बाई सेंटर एंड 40% आर गिवन बाई स्टेट्स। अब इस पे डिसीजन क्या लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो अलग होगा। बट अगर आपको PMJAY को थोड़ा सा और डिटेल में कवर करना है, तो मैंने इन्हीं सेशंस में कवर किया हुआ है। आप जाके थंबनेल चेक करो और आपको मिल जाएगा। PMJAY और सीनियर सिटीजन्स के लिए कब एलोकेट किया गया था, वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा इसी सीरीज में। इसके बाद हमारा जो एक और एडिटोरियल आर्टिकल है, ये बहुत ही छोटा आर्टिकल है। हमें बस समझना है कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है। परसों 1 अक्टूबर को ईरान ने बहुत सारे मिसाइल्स, अराउंड 400+ मिसाइल्स लॉन्च किए इसराइल के ऊपर और हमला कर दिया। ठीक है, अब इसराइल में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और इसराइल ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस कंडेम करे ईरान के इस अटैक को। ठीक है,
अब ईरान के इस अटैक को यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने अभी कंडेम नहीं किया, ठीक है, बिकॉज ही फेल्ड टू अनइक्विवोकली कंडेम दिस ईरान अटैक। इस चीज इस फेलियर की वजह से, इस फेलियर की वजह से इसराइल ने एंटोनियो ग्यूटेरेस को बैन कर दिया इसराइल में आने से, ठीक है। इनने बोला दैट ही इज पर्सोना नॉन ग्राटा। व्हाट इज पर्सोना नॉन ग्राटा? इसका मतलब क्या होता है? एनीवन हु कैन नॉट अनइक्वली कंडेम ईरान हीनियस अटैक ऑन इजराइल डज नॉट डिजर्व टू स्टेप फुट ऑन इजरायली सॉइल। तो वो इसराइल अब नहीं जा सकते हैं। लीगल टर्म्स में अगर बात करें तो इट इज प्रोहिबिटिंग अ डिप्लोमेट फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री एज अ डिप्लोमेट, और सेंशरिंग अ डिप्लोमेट ऑलरेडी रेजिडेंट इन अ कंट्री। डिप्लोमेट्स के ऊपर प्रोहिबिशन लगाने के लिए, उनको थोड़ा बेइज्जती करने के लिए, उनको थोड़ा यू कैन से व्हाट डू यू कॉल इट, दिस रेप्रिमेंड करने के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, या ये वर्ड बताया जाता है, पर्सोना नॉन ग्राटा, ठीक है। अब इस वर्ड को याद रखना है, इस टर्म को याद रखना है। हो सकता है कल को आप ये अपने आंसर्स में यूज कर लो, या आपको प्रीलिम्स में ये पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशंस काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास आर्टिकल है, ये आर्टिकल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने। जस्ट द वोएज हैज स्टार्टेड, इसीलिए ये दोबारा आया हुआ है। बेसिकली एक बोट है, ये जो बोट आपको यहाँ पे दिख रही है, इसका नाम है INSV तारिणी, ठीक है। इस बोट के ऊपर, इस बोट को इस बार यूज किया जा रहा है एक एक्सरसाइज में, जिसका नाम है नाविका सागर परिक्रमा, ठीक है, नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा का इससे पहले वाला एडिशन, इससे पहले 2017 में एक बार हुई है, अब 2024 में दोबारा से हो रही है, ठीक है। अब ये सागर परिक्रमा क्या है? ये 3 ओशियंस और 3 चैलेंजिंग केप्स के थ्रू होके जाएगी। इस बोट में 2 नेवी के ऑफिसर्स बैठ के जाएंगे और पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट करेंगे। 3 ओशियंस को ये पास करेंगे, 3 ओशियंस के थ्रू ये जाएंगे, और उसके बाद किस किस को, बेसिकली गोवा से ये निकलेंगे, ठीक है। और गोवा से निकल के फर्मेंटल ऑस्ट्रेलिया, फर्मेंटल एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, पोर्ट है, वहां पहुंचेंगे। फिर फर्मेंटल से निकल के लिटलॉन, जो कि एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में ही, फिर न्यूजीलैंड में, ये जगह है। फिर न्यूजीलैंड से निकल के पोर्ट स्टैनले जाएंगे। पोर्ट स्टैनले कहाँ है? फॉकलैंड में। पोर्ट स्टैनले से निकल के केप टाउन साउथ अफ्रीका जाएंगे, और साउथ अफ्रीका से निकल के फिर गोवा आएंगे वापस। तो पूरा गोवा से निकल के पूरा ये ऐसा एक चक्कर लगाएंगे, वापस गोवा आ जाएंगे, ठीक है। 3 ओशियंस इनको कवर करने हैं। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो लोकेशंस भी है आपकी जो आपको याद रखनी है, दूसरा INS तारनी याद रखना है, INSV तारनी, और 2 कमांडेंट्स जो यहाँ जा रहे हैं। वन इज लेफ्टिनेंट कमांडेंट दिलना कुमारी एंड लेफ्टिनेंट कमांडेंट रूपा, ठीक है। ये 2 लोग हैं जो यहाँ जा रही है, और इनको ट्रेन किया है जो इससे पहले हमारे गोल्डन ग्लोब रेस में गए थे, द मेजर, उन्होंने इनको ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। चलो, लास्ट में वी हैव प्लेसेस इन न्यूज, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैप नहीं लाया गया है, आपको ये खुद से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं आपको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे जो आपको याद रखने हैं। यूजुअली मैं हर बार ये काम करता हूँ कि आपसे एक लिस्ट बनवाता हूँ, कि आप ये लिस्ट प्रिपेयर करते जाओ, प्लेसेस इन न्यूज़ वाली लिस्ट। अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप घाटे में जा रहे हो। पहली प्लेस है वुलेदार, ठीक है। वुलेदार प्लेस कहाँ पे है? यूक्रेन में। पिछली बार ऐसे ही 2022 में कंटिन्यूअसली न्यूज़ में थी जेपोरिजिया, ठीक है, और व्लादिवोस्टॉक, और बहुत सारी और भी रीजन्स न्यूज में थे। और 2023 में क्वेश्चन आ गया। वुलेदार आपको याद रखना है, रीजन है। इट इज अ टाउन ऑफ वुलेदार। कहाँ पे टाउन है? ये यूक्रेन में टाउन है। सर्च करो और मैप पे मार्क करो। दोनेस्क प्रोविंस कहाँ पे है? यूक्रेन के अंदर है। कीव कहाँ पे है? यूक्रेन के अंदर है। और यूक्रेन में ही खर्तिस्तिया एक रीजन है जो आपको याद रखना है, ठीक। वहीं पे ब्राजील की बात करें तो ब्राजील में कोस्टल एरियाज कुछ इरोड हो रहे हैं, बट आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप मैप पे ये जगह है याद रखो। वन इज पराइबा रिवर, अनदर इज अताफोना, अताफोना एक,
कोस्ट है वहां पे, ठीक है। थर्ड इज बीच पोंटा नेग्रा, ये बीच कहाँ पे है। एंड लास्ट इज मकापा सिटी, जो अमेजोन रिवर के ऊपर है। लास्ट टाइम यूपीएससी ने एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में था, एक साइड से सिटीज थी, एक साइड से रिवर्स थे। ऐसे तीन स्टेटमेंट्स बोल दिए और बोला इनको बताओ कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये सिटीज यहाँ पे दे रहा हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसका लिस्ट बनाओ, मैप पे जाओ, चेक करो, खुद याद करो। खुद नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरे को 2 सेकंड का टाइम लगेगा, गूगल में मैप सर्च करना है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रहे। एग्जाम में आपको तभी याद आएगा जब आपने खुद किया होगा, वरना याद नहीं आएगा, ठीक। कुछ और रीजन्स है, जैसे यहाँ पे नबातिया गवर्नरेट्स, ये लेबनान में है। हजाफ्रॉन और गोलन हाइट्स विच आर ऑक्यूपाइड बाय इसराइल। हजाफरोन और गोलन हाइट्स दे आर ऑक्यूपाइड बाय इसराइल, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखो तो यहाँ पे और थोड़ी सी जगह है, जैसे दाहिया बीरत में है, ये भी लेबनान में है। वहीं पे लेबनान में एक और रीजन है, बाबदा, एले, मरियोन एंड इनली हिलवे और मिहमी कैंप, बुरूज शिमाली कैंप, ठीक है। ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं। अगर आप ये कैंप्स याद नहीं रखोगे, रेफ्यूजी कैंप्स अगर आप याद नहीं भी रखते हो, बट ये रीजन्स आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। नबातिया, हजाफरॉन, गोलन हाइट्स, बाबदा, एले एंड मरियन, ठीक है। और बिनते जबील, ये कुछ रीजन्स हैं जो आप याद रखोगे इस मैप से, ठीक है। चलो, with this I wish you all the best. Thank you for joining in here. Here is a question which you can attempt. Asymmetrical federalism में मैंने आपको इन डिटेल डिस्कशन किया आज। अगर आपको तब भी दिक्कत आती है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, यू कैन कनेक्ट विद मी। आप मुझसे कनेक्ट करो, आप इन नंबर्स पे मुझे कॉल करो। हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी और वो आपको मुझ तक पहुंचा देगी। आपका मेरे साथ मीटिंग शेड्यूल होगा, मैं वन ऑन वन आपके साथ बैठ के आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, इसका आंसर समझाऊंगा। और इसके बाद अगर आपको और भी कोई ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की, हेल्प की, मेंटोरशिप की, कहीं पे भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, तो वो आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर करो, जैसे आप डेली करते हो वैसे ही इस क्वेश्चन का आंसर करके हमें भेजो। कहाँ भेजोगे? इस नंबर पे आप फॉरवर्ड करोगे, या तो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करोगे या टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करोगे। और इस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तुरंत के तुरंत, और फॉरवर्ड भी करोगे बहुत सारे ग्रुप्स में। आपने क्यों करना है ऐसा काम? क्योंकि यहीं से आपको हमारा सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा, ठीक है। विद दिस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।